सम्मोहन के बारे में थोड़ी सी भूमिका की बातें। सभी सम्मोहन आत्म सम्मोहन है। कोई किसी दूसरे को सम्मोहित नहीं करता। हम अपने ही सुझाव से सम्मोहित होते हैं। हाँ, दूसरा मदद कर सकता है, इसमें सहयोगी हो सकता है, लेकिन हम जब चाहेंगे तभी हम सम्मोहित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अधिकांश लोगों के मन में धारणा है कि सम्मोहन कोई वशीकरण जैसी चीज है कि दूसरे के वश में हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। ऊपर ऊपर से हम लग सकता है कि तंद्रा की अवस्था में है, एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट, अर्धनिद्रा जैसी अवस्था। लेकिन अगर हमारे मन के विपरीत कोई बात होगी तो तुरंत हमारी तंद्रा टूट जाएगी, सम्मोहन खत्म हो जाएगा। इस बात को खूब अच्छे से समझिएगा। हम जो चाहते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसा ही सुझाव हमारे भीतर जा सकता है। तो वशीकरण जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए हम बार बार इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि सम्मोहन का मतलब आत्म सम्मोहन है। हिप्नोसिस मीन्स सेल्फ हिप्नोसिस। दूसरा सहयोगी हो सकता है सुझाव देने में। आप घर जाके अपनी ही आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं सुझावों की, क्योंकि यहाँ तो हम अलग अलग सत्रों में अलग अलग बिंदुओं की सुझाव देंगे, अलग अलग पॉइंट्स के। इसमें हो सकता है कोई एक या दो चीजें किसी के लिए उपयोगी हों। अलग अलग मित्र हैं इतने बड़े ग्रुप में, तो जो चीज आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी है, जिससे आपके जीवन की समस्या हल होगी, आप घर जाकर उसी पर प्रयोग करेंगे। एक बात पर, बहुत सारी बातों पर नहीं। यहाँ समझने के लिए अलग अलग बातों के प्रयोग हम करके देख लेंगे। घर जाके आपको कोई एक चीज चुननी है और कम से कम 3 महीने रोज उसी का प्रयोग करना है। बेहतर हो आप मोबाइल में अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लें। अगर कुछ म्यूजिक सहित हो तो और भी अच्छा। उसको लगाकर आप चले जाएं ट्रांस स्टेट में, वो ज्यादा आसान होगा। अब आपको स्पष्ट पता है कोई दूसरा नहीं है, आपके ही सुझाव हैं, आपने ही तय किए हैं, और आप उसको खूब रिलैक्स होके उसमें डूब पाएंगे। जब दूसरा व्यक्ति हमें सुझाव देता है तो कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म तनाव भीतर मौजूद रहता है दूसरे की उपस्थिति का। तो सीखने के लिए ठीक है, हम दूसरे से सीखें, किंतु फाइनली हमें प्रयोग खुद ही करना है अपने आप पर। ठीक इसी प्रकार जब हम ग्रुप में करते हैं, आप यहाँ समझो 70 लोग मौजूद हैं, तो दूसरे लोग मौजूद हैं, हमें यह ख्याल बना रहता है, फिर हम पूरी तरह रिलैक्स उतने नहीं हो पाते जितना कि हम अपने एकांत में अपने घर में होंगे। तो सामूहिक प्रयोग के कुछ फायदे हैं, कुछ बेनिफिट हैं। 60-70 लोग एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, हम भी आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाएंगे, ये बेनिफिट है। लेकिन हम पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाएंगे जितना हम अपने एकांत में हो सकते हैं। ये एक माइनस पॉइंट है। तो घर जाके जब आप अपने एकांत में करेंगे, मामला और आसान हो जाएगा। तीसरी चीज, रात्रि को अपने आप ही हमारा चेतन मन थक जाता है दिन भर के क्रियाकलापों से और विश्राम करना चाहता है। तो सहज रूप से ऐसा हो रहा है, जब हम बिस्तर पर गए, हमारा चेतन मन सोने लगा, बेहोश होने लगा, और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो फंक्शन करने लगा। स्वप्न देखना सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। तो विचारों की दुनिया, इंद्रियों से प्राप्त जानकारी की दुनिया धीरे धीरे हमसे छूट रही है और भीतर का स्वप्न जगत शुरू हो रहा है। यदि उस समय हम अपने आप को सुझाव देके नींद में प्रवेश करें तो उसके अद्भुत परिणाम होंगे। पहली चीज, जब हम दिन में प्रयोग करते हैं तो हमको खुद जानबूझकर अपने आप को सुझाव देना पड़ता है कि मैं शिथिल हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, नींद जैसी अवस्था में जा रहा हूँ। कठिन है दिन में, क्योंकि दिन में हमारी जागने की आदत है। रात्रि में यह घटना अपने आप प्राकृतिक रूप से घटती है। शरीर थक चुका है, चेतन मन थक चुका है, विश्राम करना चाहता है, शरीर रिलैक्स हो रहा है।
उस समय अगर हम भाव करें, अपने आप को सुझाव दें, जो भी हम पाएंगे वो शीघ्र ही अवचेतन मन में पहुंच गया, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर रहा है और कॉन्शियस माइंड ढीला छूट रहा है। तो बीच की वह अवस्था रात को सोते समय अपने आप आती है, उस समय का सदुपयोग कीजिए। तो यहाँ दिन में हम कर रहे हैं प्रयोग सीखने के लिए, आप उसकी तरकीब सीख लीजिए कैसे, है ना। करना है घर जाके रात को सोते समय। दूसरा सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के तुरंत पश्चात। जैसे ही आपको पता चले कि नींद खुल गई, एकदम से मत उठिए, अभी आंखें बंद रखिए, पड़े रहिए बिस्तर पे और पुनः वह सजेशन जो आपने अपने आप को दिया था रात को सोते समय, उसको रिपीट करिए। एक 5 मिनट फिर से रिपीटिशन, वो 5 मिनट पर्याप्त होंगे। आप पाएंगे रात को आपने जो सजेशन दिए थे उनका प्रभाव पूरी रात में फैल गया, और सुबह उठ के आपने जो सेल्फ सजेशन दिए उनका प्रभाव धीरे धीरे दिन के समय में फैलने लगा। दिन के समय में फैलना मुश्किल है, कठिन है थोड़ा, रात्रि को बहुत आसान है, क्योंकि दिन को हमें बाहर की जानकारियां मिल रही हैं, कोई घटना घट रही है, हमारा उस समय वहां मौजूद होना जरूरी है। लेकिन एक अंडर करेंट, वो सजेशन कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो सुबह और रात के ये 2 क्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं सेल्फ हिप्नोसिस के लिए, और घर जाकर आपको इनका प्रयोग करना है। एक और महत्वपूर्ण चीज, जब यहां कोई सजेशन दिया जाए आप उसमें कोऑपरेट करिए, सहयोग दीजिए। अगर आपके मन में संदेह की वृत्ति है तो फिर आप भरोसा नहीं करेंगे, फिर आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो जितना हमारे मन में भरोसा होगा कि हमारे कल्याण के लिए, हित के लिए कुछ किया जा रहा है, हम उतना रिलैक्स हो पाते हैं और उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वरना हमारा चेतन मन दरबान की तरह है, घर के बाहर दरबान बैठा रहता ना, कोई आया, किस लिए आया, क्यों आया, पता लगाना है, जासूसी करना है। ठीक व्यक्ति है तो अंदर जाने देंगे, मालिक से मिलने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। दरबान का यही काम है। ठीक ऐसे ही हमारा चेतन मन जो है वो दरबानी करता है। कोई बाहर से घटना घट रही है, कोई सजेशन आ रहा है, हमने कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ देखा, चेतन मन उस पर संदेह खड़े करेगा, प्रश्न खड़ा करेगा, ठीक है कि नहीं है, इसको भीतर जाने दें कि नहीं जाने दें, ये सूचना, ये जानकारी उचित है, अनुचित है। निश्चित रूप से यह जरूरी है, अन्यथा बहुत कुछ कचरा कूड़ा हमारे भीतर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ सेल्फ हिप्नोसिस के प्रयोग जब हम कर रहे हैं, हमें अपने चेतन मन से कहना होगा कि यहाँ जो हो रहा है वह शुभ हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और इसलिए जब कोई सजेशन दिया जाए उसको भीतर आने दो। जब कोई चीज हमारे प्राणों की गहराई में पहुंचती है तो वह हमारे भीतर रूपांतरण करती है। अन्यथा ऊपर ही ऊपर चीजें सुपरफिशियल माइंड में रह जाती हैं, हमारी विद्वता का हिस्सा हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी में कोई परिवर्तन उससे नहीं होता। आपने सुना है कि क्रोध बुरा है, और आपने ये भी सुना है कि सिगरेट पीना बुरा है, मगर ये सब ऊपर सुपरफिशियल कॉन्शियस माइंड में है, ये बात भीतर तक नहीं पहुंची। तो इसे भीतर पहुंचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। एक उपाय ओशो ने बहुत ही सरल तरकीब बताई है। अगर हम गहरी सांस लें और फिर पूरी हवा बाहर निकाल दें, सीना पेट बिल्कुल पिचक जाए और हवा को बाहर रोक लें, जितनी देर रोक सकें, और उस समय हम अपने भीतर वह बात दोहराते रहें जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो। क्या होगा, एक क्षण ऐसा आएगा जब हमारे पूरे प्राण पुकारने लगेंगे कि हवा चाहिए, हवा चाहिए।
दम घुटने लगेगी। उस समय हमारा जो सोया हुआ मन है, अब वो सोया हुआ नहीं रह सकता। एक इमरजेंसी सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई। वो जो अवचेतन मन है वो भी झकझोर के जाग गया, चौंक गया कि ये क्या हो रहा है, मर जाएंगे अगर थोड़ी देर सांस नहीं आई तो। इस स्थिति में हम अपने आप को एक सुझाव दे रहे हैं। ये सुझाव उस गहराई में चला गया, प्राणों की तलहटी तक पहुंच गया। जब तक सांस रोक सकते हैं रोके रहिए, जब ना रोक सकें फिर आराम से गहरी सांस लीजिए। और इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएंगे, अर्थात फिर पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे। और इस पूरे दौरान समझो 5 बार करने में आपको लगभग 3 मिनट लगेंगे। इन 3 मिनटों में हमारे भीतर एक ही बात चलती रहे, दोहरती रहे। तब वो एक बात मंत्र की तरह हो गई और हमारे खूब गहराई में समा गई। सामान्यतः क्या होता है, जब हम कोई निर्णय करते हैं तो हमारे भीतर द्वंद्व होता है। हमारा चेतन मन ने निर्णय लिया कि ऐसा करना है और हमारा चेतन मन को पता ही नहीं। वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा और चेतन मन का निर्णय पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे भीतर ही हमारा विरोधी मौजूद है और वो विरोधी बड़ा ताकतवर है। ऐसा समझे कि 12% चेतन मन है और 88% अचेतन मन है। तो जब भी इनमें कोई संघर्ष होगा, बड़े वाले हिस्से की जीत होगी। हम ऊपर से कितने ही समझ लें कि क्रोध करना बुरा है, हमारे पिछले अनुभवों से भी हमें पता है कि बुरा है, इससे कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर एक सिचुएशन आती है और अचानक हम भड़क जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। ये क्रोध अचेतन से आया, ये लपटें, ये ज्वालामुखी फूटा, ये भीतर से। और जब ये 88% मन हमारा क्रोधित हो रहा है, तब 12% की कोई औकात नहीं है कि वो कुछ कर सके। उस समय वो 12% है ही नहीं। हम एक नशे में आ गए और हम वह कर गए और कह गए जो हमें नहीं करना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद चेतन मन वापस लौटेगा, दरवान अपनी ड्यूटी पे आएगा, वो कहेगा ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होना था। क्यों? उसके कहने से कुछ नहीं होता। जब चेतन मन होता है तब अचेतन मन नहीं होता। जब अचेतन वाला हिस्सा प्रकट होता है तब वो धक्का मार के चेतन मन को एक किनारे कर देता है। जिंदगी भर ये किस्सा चलता रहता है। हम सोचते रहते हैं क्रोध करना बुरा है, कसम खाते हैं 1 तारीख को कि इस साल अब ये नहीं करेंगे, लिस्ट बनाते हैं संकल्प की, और हमारे कोई निर्णय पूरे नहीं होते। क्योंकि जो निर्णय करने वाला है वो कोई और है, और जो निर्णय को नेस्त नाबूद कर रहा है वो कोई और है। अंग्रेजी में कहावत है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, कॉन्शियस माइंड प्रपोजेस एंड सबकॉन्शियस माइंड डिस्पोजेस। और इसमें गलती कहाँ है? हमने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, वहां तक खबर ही नहीं पहुंची। अगर वहां तक खबर पहुंच जाती तो हमको 100% सपोर्ट मिलता। फिर ये पक्ष और विपक्ष, सत्ता पार्टी और विपक्षी दल, ऐसा नहीं होता। अभी हमारे भीतर जो संसद है मन की, उसमें हंगामा ही मचा रहता है, कोई निर्णय कभी हो नहीं पाता। सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए। तो ओशो ने बहुत ही सरल तरकीब बताई है, हम उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग को 3 मिनट का प्रयोग आप रात को सोते समय भी करेंगे और एक बार सुबह उठ के भी रिपीट करेंगे। इसके बहुत गहरे परिणाम होंगे। समझो आज इस अप्रमाद योग के सत्र में, अप्रमाद यानी जागरण, सुपर कॉन्शियसनेस, कोई मूर्छा ना हो। हम भाव करेंगे कि मैं जाग सकता हूं, मैं जागूंगा। गौतम बुद्ध को हम बुद्ध कहते ना, बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ, द अवेकन्ड वन।
याद रखना, वो कोई अवतार नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई मसीहा नहीं है। एक मनुष्य हैं जो जाग गए, अर्थात जिनके भीतर अब अवचेतन नहीं रहा, परिपूर्ण होशो हवास में होते हैं, बुद्धिया ने जागा हुआ। हम भी जाग सकते हैं। बुद्ध भी हमारे जैसे इंसान थे, तो हम भी बुद्ध जैसे हो सकते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास अपने होने पर कि जो आज तक किसी भी मनुष्य को हुआ है वह मुझे भी हो सकता है, मेरी भी संभावना है। अगर एक बीज अंकुरित हो गया और वृक्ष बन गया और पुष्पित पल्लवित हो गया, तो मैं भी एक बीज हूं, मेरे आगे भी स्वर्णिम भविष्य है, मैं भी विराट वृक्ष बन सकता हूं। इस बात को अपने भीतर गहरे में जाने देंगे और निगेटिव चीजों पर हम फोकस नहीं करेंगे। इन क्षुद्र बातों में नहीं उलझेंगे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, कसम खाता हूं कि सिगरेट नहीं पीऊंगा, कि शराब नहीं पीऊंगा, कि गुटखा नहीं चबाऊंगा। नहीं वाली चीजों में हम नहीं जाएंगे। और ये वाली बात सभी प्रकार के सम्मोहन पर लागू होगी, चाहे आप किसी भी चीज की भावना करें। हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन को चुनिए, नेगेटिव बात को नहीं। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, क्रोधी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, ये सब उसकी मूर्छा और प्रमाद की वजह से है। तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? अगर हम बहुत होशपूर्ण हो जाएं तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हम एक एक चीज से नहीं उलझेंगे। ये अंधेरे में रेंगने वाले सांप, बिच्छू और भूत प्रेत हमें डराते हैं। इन भूत प्रेतों से हमें नहीं लड़ना है। हम प्रकाश करें और तो हम पाएंगे कोई भूत प्रेत नहीं थे, हमारा ही कुर्ता लटका था, अंधेरे में लग रहा था कोई खड़ा है, कोई नहीं खड़ा था। तो जागरण, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को अपने भीतर पैदा करना है। इस फर्क को समझ रहे हैं आप? नेगेटिव चीजों में हमें नहीं उलझना है, कोई बात नहीं, रहने दो, उसको स्वीकार कर लो। हम कुछ पॉजिटिव करेंगे। अकबर की आपने कहानी सुनी होगी। एक दिन आके उसने दरबार में चाक से एक लकीर खींची और कहा, चुनौती दी अपने दरबारियों को कि इस लकीर को बिना छुए, बिना मिटाए छोटी करो। बड़ा कठिन काम था, छू भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते और छोटी करना है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी का प्रिंसिपल सिर्फ बीरबल को पता था। वो उठ के आया, सब लोग हार गए, बीरबल आया, उसने चाक ली और उस लकीर के नीचे एक और बड़ी लकीर खींच दी। उसको ना तो छुआ ना मिटाया और वो छोटी हो गई। छोटी बड़ी तो सापेक्ष है ना, रिलेटिव। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो नेगेटिव कंडीशनिंग हो गई है, बचपन में संयोग वसात, दुर्घटना वसात, जो भी कहें, जिस प्रकार के नकारात्मक संस्कार पड़ गए हैं, उनसे छुटकारा पाने का उपाय उनसे जूझना नहीं है। अक्सर धार्मिक लोग, साधु सन्यासी अपने भीतर की बुराइयों से युद्ध करने लगते हैं और हमेशा 100% परास्त होते हैं, कभी नहीं जीत सकते। वह गलत दिशा है। हमें उससे ज्यादा बड़ी पॉजिटिव लकीर खींच देनी है। ठीक है, अगर मैं क्रोधी हूं, कोई बात नहीं, उसकी चिंता ना करूं। मैं एक नई धारणा करूं कि मैं एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो रहा हूं, मैं एक करुणावान व्यक्ति हो रहा हूं, मैं बहुत मिलनसार, दयालु, क्षमाशील व्यक्ति हो रहा हूं। ये पॉजिटिव वैल्यू है। हम क्रोध को बीच में ला ही नहीं रहे कहीं। अगर ये बड़ी लकीर खिंच गई, अगर मेरा हृदय सद्भावनाओं से भर गया, स्वाभाविक रूप से क्रोध कहां बचेगा? जब रोशनी हो गई, दीपक जल गया, तो अंधेरा कहां बचेगा? तो ये ट्रिक को अच्छे से समझ लेना। हमको अंधेरे से, अर्थात नेगेटिव चीजों से बिल्कुल नहीं जूझना, उनकी फिक्र ही नहीं करनी। हम पॉजिटिव वैल्यूज की फिक्र करेंगे।
हम बुराइयों से नहीं लड़ेंगे, मैं एक अच्छा इंसान हो रहा हूं, ऐसी भावना करेंगे। वो अच्छाई में क्या क्या गुण हैं आपकी दृष्टि में, उनका ख्याल करेंगे कि मेरे भीतर ये विकसित हों, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं। और आप पाएंगे धीरे 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 आप उस दिशा में जाने लगे। हमारी जीवन ऊर्जा तो एक ही है, अगर वह रचनात्मक में, सकारात्मक में चली गई तो फिर निषेधात्मक में और विध्वंसात्मक में नहीं जाएगी। जिस व्यक्ति को प्रेमपूर्ण होने का, मैत्रीपूर्ण होने का, करुणावान होने का आनंद आने लगा, उसको पागल कुत्ते ने काटा, वो क्रोध करेगा किसी पे, उसको अपने ऊपर हंसी आएगी, हद हो गई, मैं भी कैसा पागल था, अपना और दूसरों का नुकसान करता था। जिस व्यक्ति को सृजन का रस आने लगा, उसके जीवन से विध्वंस समाप्त हो जाता है।